हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ आईसीटी के 3 दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर बीइंग डिजिग्नेटेड एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा के रूप में नामित होने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ALGOL, ऑप्शन नंबर 2 जावा, ऑप्शन नंबर 3 C या फिर ऑप्शन नंबर 4 SQL। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स SQL। SQL हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होती है जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो गाइस आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक होती है हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का यूज़ करते हैं और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन का यूज़ करते हैं। और गैस अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की वेरियस जनरेशन के अंतर्गत हम लोग कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन जो कि 1950 से 1960 तक थी उसके अंदर हम लोग मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन जो कि 1961 से 1975 तक थी, इसके अंदर हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। थर्ड जनरेशन जो कि 1976 से 1992 तक थी, इसके अंदर हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ और जावा का यूज़ करते थे। फोर्थ जनरेशन जो कि 1993 से 2005 तक थी, इसके अंदर भी हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते थे जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के काफ़ी क्लोज थी। फिफ्थ जनरेशन जो कि 2005 से अभी तक चल रही है, इसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में हम लोग प्रोलॉग, SQL और MySQL लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आई होप गाइस कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू द डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिज़ाइन? निम्नलिखित में से कौन सा पद डिज़ाइन के लिए डिजिटल सीखने के माहौल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ई विद्वान, ऑप्शन नंबर 2 ई आचार्य, ऑप्शन नंबर 3 ई कल्पा या फिर ऑप्शन नंबर 4 ई यंत्रा। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ई कल्पा। ई कल्पा हमारा डिज़ाइन के लिए डिजिटल सीखने के माहौल से संबंधित होता है। तो आइए हम लोग ई कल्पा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ई कल्पा क्या होता है। ई कल्पा इज रिलेटेड टू डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिज़ाइन इंटीग्रेटेड बेस्ड मोबाइल ऐप। ई कल्पा वॉज डेवलप्ड टू बेटर रीच फार्मिंग कम्युनिटीज़। ई कल्पा डिज़ाइन के लिए डिजिटल सीखने के माहौल से संबंधित होता है और इसे फार्मिंग कम्युनिटीज़ यानी कृषक समुदाय तक बेहतर पहुंच के लिए विकसित किया गया था। और ई कल्पा एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर हम लोग डिज़ाइन से रिलेटेड डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। दिस ऐप इज़ कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग टेक्नोलॉजी, इंटरेक्टिव लर्निंग एंड रियल टाइम डेटा रिकॉर्डिंग। ये ऐप टेक्नोलॉजी को डिलीवर करने, इंटरेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ रियल टाइम डेटा रिकॉर्डिंग को करने में भी सक्षम है। इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल हियर इन इंग्लिश, हिंदी, मलयालम एंड कन्नड़ा। और ई कल्पा के अंदर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ा के रूप में अवेलेबल है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्राइबिंग अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में भाषा अनुवादक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट असेंबलर, ऑप्शन नंबर 2 कंपाइलर, ऑप्शन नंबर 3 इंटरप्रेटर या फिर ऑप्शन नंबर 4 कोडेक। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स कोडेक। कोडेक को हम लोग कंप्यूटर ट्रांसलेटर का वर्णन करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं।
गाइस हमारे पास तीन तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो आइए हम इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं ये तीनों क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का कंपैरिजन चार्ट रिप्रेजेंट किया है, जिससे आपको इसकी मीनिंग के साथ साथ इनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे। ये सेक्शन हमारा कंपाइलर को रिप्रेजेंट करता है, ये सेक्शन हमारा इंटरप्रेटर को रिप्रेजेंट करता है और ये सेक्शन हमारा असेंबलर को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कंपाइलर का क्या काम होता है। सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स लिखे गए हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो हमारा इंटरप्रेटर होता है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो हमारा असेंबलर होता है ये सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन अ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज एट अ टाइम। जो हमारा कंपाइलर होता है वो ओवरऑल प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, पर इंटरप्रेटर के अंदर जो प्रोग्राम कन्वर्ट किए जाते हैं मशीन लैंग्वेज में वो लाइन टू लाइन किए जाते हैं। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। इसके अंदर जो प्रोग्राम कन्वर्ट किए जाते हैं मशीन लैंग्वेज में वो लाइन बाय लाइन किए जाते हैं। और असेंबलर के अंदर असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर केवल इतना काम करता है कि वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो होती है C और C++। इंटरप्रेटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो होती है रूबी, पर्ल, पाइथन और PHP। और असेंबलर के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो होती है असेंबली लैंग्वेज। आई होप गाइस कि आप सभी को कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर इन तीनों की मीनिंग क्लियर हुई होगी और इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं ये भी क्लियर हुए होंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज अ कोलैबोरेशन टूल फॉर प्रोवाइडिंग वर्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट। आभासी कक्षा या वर्चुअल क्लासरूम वातावरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सहयोग उपकरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए लैब, ऑप्शन नंबर 2 ए व्यू, ऑप्शन नंबर 3 ए ट्यूटर या फिर ऑप्शन नंबर 4 ए लर्नर। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स ए व्यू। तो गाइस आइए हम लोग अ व्यू क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ व्यू इज अ वर्चुअल क्लास इज अ शेयरिंग टूल टू प्रोवाइड क्लासरूम एनवायरनमेंट। अ व्यू एक ऐसा वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जैसे कि स्टूडेंट एक्चुअल क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं। और अ व्यू का जो फुल फॉर्म है वो है अमृता वर्चुअल ई लर्निंग वर्ल्ड। और जो अ व्यू है ये इंडिया में ही बनाया गया मल्टी मॉडल और मल्टीमीडिया ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अ व्यू का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करना और सोशली लोगों को कोलैब करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ व्यू, एम्पावर पीपुल थ्रू डिजिटल मीन्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड सोशल कोलैबोरेशन। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्टेंस एजुकेशन को प्रोवाइड करना या डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करना और सोशली लोगों को इकट्ठा करना या एक साथ जोड़ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्पज ऑफ ICT यूज इन एजुकेशन इज टू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अट्रैक्ट स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 2 मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्टिमाइज टीचिंग आउटकम्स या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रमोट टेक्नोलॉजी कल्चर इन टीचिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ऑप्टिमाइज टीचिंग आउटकम्स। तो गाइस आइए हम लोग ये जानते हैं कि एजुकेशन में ICT के क्या क्या रोल हैं। रोल ऑफ ICT इन एजुकेशन, ये जो रोल दिए गए हैं ये इंस्ट्रक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, जिसमें से पहला है हमारा अनलिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ICT के थ्रू हमें अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है इन्फॉर्मेशन का और ICT को यूज़ करने में जो कॉस्ट आती है वो भी काफ़ी कम आती है और इसमें जो टाइम कर लगता है वो भी काफ़ी कम लगता है। तीसरा है हमारा सीजिंग ऑफ रूटीन टास्क और रिड्यूस इन वर्कलोड। एजुकेशन में ICT का यूज़ करने से जो वर्कलोड है टीचर का वो काफ़ी कम हो जाता है।
चौथा है हमारा कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आईसीटी का यूज़ करने से प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। पांचवा है हमारा अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशंस, एजुकेशन में आईसीटी का यूज़ करने से जो अपॉर्चुनिटीज़ है कोऑपरेशन करने की वो भी इंक्रीज हो रही हैं। छठा है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द नेशनल कोर करिकुलम इन द फील्ड ऑफ अल्टरनेटिव टीचिंग मटेरियल। और लास्ट है हमारा कंटिन्यूअस सेल्फ ट्रेनिंग। इसके अंदर जब हम एजुकेशन के अंदर आईसीटी का यूज़ करते हैं तो उससे हमारी सेल्फ ट्रेनिंग भी होती है। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।